हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इससे पहले बच्चों हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन देखता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की, तो दैट सेज कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है, सपोज A + B से कुछ C + D बन रहा है, तो बोलता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की बात कर रहा है। बीट एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। जब मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलता हूँ तो बच्चों आप पढ़ चुके हो एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, विच मस्ट साइमल्टेनियसली कोलाइड। याद रखना बच्चों, अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th, तो ये हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो स्पीसीज, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, उनका कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं, वो हिट करते हैं, तो कोलिजन होता है जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, देन वो रिएक्शन होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सपोज़ करो A है B है और दोनों साइड से निकल गया, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉपरली कोलाइड करने चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। तो वो जो नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रही है, उस नंबर को आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। उस नंबर को क्या बोलते हो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो अगर सपोज कर लो एक A है और एक B है, ये आपस में हो रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी बोलोगे बच्चों, 2, बिकॉज 2 स्पीसीज आपस में टकरा रही हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी जस्ट एक इंटीजर या एक नंबर होता है, और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक रिएक्शन में कितनी स्पीसीज, कितने आयंस, कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन हो सके। अच्छा, तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं बेस्ड ऑन कितने चीज़ें उसमें टकरा रही हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रिएक्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, आपका बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है बच्चों, ट्राई हो सकता है, और इसके आगे टेट्रा, पेंटा, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि ट्राई तक मैं ही क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करो कि बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो आपके पास NH4 NO2 है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि आपके पास रिएक्शन में एक ही स्पीसीज़ है, और वो अपने आप को ब्रेक करके बच्चों क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब एक स्पीसीज़ होती है तो वैसे रिएक्शन को आप यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हो। अच्छा, जब मैं बाई मॉलिक्यूलर की बात करता हूँ बच्चों, तो बाई मॉलिक्यूलर में क्या होना चाहिए, रिएक्टिंग स्पीसीज़ 2 होनी चाहिए। तो सपोज़ करो आपके पास 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये वापस क्या बना रहा है, H2+I2। तो दैट मीन्स ये 2 स्पीसीज़ आपस में टकराएंगी, तब जाके रिएक्शन होगा, और उससे क्या बनेगा, H2+I2। अच्छा, 3 में क्या हो सकता है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, 2NO प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO3, NO2, 2NO2। ओके, 2NO2। तो इसका मतलब क्या है, आप नाइट्रोजन ऑक्साइड से, मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास NO कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, टोटल स्पीसीज कितनी है, 3 है। तो इस तरीके से आप डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो रिएक्टिंग स्पीसीज के पास है, जो आपस में टकरा के, ये तो बेसिकली डीकम्पोज होगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें टकराएंगी एंड देन वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो नंबर होगा 2, यहाँ पे 2 + 1 3, वो उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये आपने नोट कर लेना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी का हमने रिएक्शन पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि साइमल्टेनियसली टकराने चाहिए। जो नंबर ऑफ आयंस हो गए, एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपस में साइमल्टेनियसली आपस में एक दूसरे से टकराना चाहिए,
एक साथ ताकि रिएक्शन हो सके। अब आप ध्यान से सुनो, आपके पास 2 स्पीसीज़ है, 2 आपके पास एटम है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो आपस में टकरा जाए और रिएक्शन हो जाए। 3 है, फिर भी एक बार को चांसेस है कि आपस में तीनों एक साथ, 3 मॉलिक्यूल का एक साथ, 2 मॉलिक्यूल के एक साथ टकराने में और 3 मॉलिक्यूल के एक साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है 3 के केस में, क्योंकि 3 के केस में तीनों एक साथ टकराएंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर टेट्रा कर दोगे देन तो ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ टकराएंगी। दैट मीन्स अगर आप मॉलिकुलैरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो बोलता है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए साइमल्टेनियसली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस आपस में एक साथ टकराएंगे उसको आप मॉलिकुलैरिटी बोल रहे हो बच्चों, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 में बोलता हूँ 3 मॉलिक्यूल्स का, 3 एटम्स का एक साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो 4 में तो लगभग ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मॉलिकुलैरिटी निकालना चाहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो हमें पता है कि रिएक्शन 2 तरीके के हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सपोज़ करो कोई रिएक्शन है, ए से डी बनता है फाइनल प्रोडक्ट, तो आपको हेस लॉ याद होगा कि ऐसा हो सकता है कि ए से बी बन रहा हो, बी से कुछ सी बन रहा हो और सी से फाइनली डी बन रहा हो। लेकिन ए से बी, बी से सी एंड सी से डी बना इस तरीके से। अगर आप इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से डी बनेगा और टोटल एंथैल्पी अगर 1 2 3 है तो इसकी एंथैल्पी 1 + 2 + 3 होगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता है कि ये अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है और मल्टीपल स्टेप्स में सबका एक साथ टकराना इम्पॉसिबल है। तो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक को एलिमेंट्री मानोगे तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मॉलिकुलैरिटी एलिमेंट्री के लिए तो इट मेक सेंस, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मतलब नहीं बनाता, क्योंकि रिएक्शन एक साथ तो हो नहीं रहा, तो ईच एलिमेंट्री रिएक्शन के अलग अलग आप मॉलिकुलैरिटी बता सकते हो। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एक एग्जांपल देके कि सपोज़ करो एक रिएक्शन है KClO3 प्लस आपके पास 6FeSO4 है एंड देन आपके पास है बच्चों 3H2SO4। अगर ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर मेकिंग KCl प्लस आपके पास 3Fe2SO4 होल 3, ठीक है, प्लस 3H2। आपसे पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों। तो अभी हमने देखा था ना कि लास्ट वीडियो में कि A + B अगर 2A है, यहाँ पे सपोज C + D कुछ बन रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमें पता था कि जो रेट होता है या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले मैं अगर लिखूं कि रेट क्या होता है, तो रेट इक्वल्स टू K A⁻⁴ x एंड B⁻⁴ y। अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी x और y की, अदरवाइज़ x और y क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है जो वैल्यू आती है। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले से कि ये दिख रहा है आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो अगर मैं सिंपली इसके लिए बात करूँ तो KClO की पावर या तो 1 हो सकती है या नहीं हो सकती, 6 हो सकती है नहीं हो सकती, 3 हो सकती कि नहीं हो सकती। तो एक बार को देखने में लगेगा कि 6 + 3 + 1 10, तो दैट मीन्स ये 10th ऑर्डर रिएक्शन के आसपास कुछ होना चाहिए, 10th ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू करते हैं, लेकिन फिर भी देखने में आपको लगेगा कि ये 10th ऑर्डर के आसपास हो सकता है। बच्चों यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये रिएक्शन जो है ये 2nd ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, 2nd ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों बच्चों, हमेशा याद रखना कि अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, और हमेशा उनमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, स्लोएस्ट स्टेप, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मीन्स ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होगा, इनमें से जो रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन जब सबसे स्लोएस्ट है उसको आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मीन्स मान लो कि B2C इज़ द स्लोएस्ट। ठीक है, तो स्लोएस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, जिसमें खुद की एनर्जी लग रही है बच्चों। अगर मैं बोलूँ कि स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ध्यान रखना एक एग्जांपल है कि अगर आपको
अप हिल जाना और डाउन हिल जाना हो, रेस लगवाना है मेरे को, 10 बच्चे मेरे पास, 10 को बोलना है साइकिल चला के अप हिल जाओ और 10 को बोलना है डाउन हिल आना है, तो एक बात बताओ, डाउन हिल में वो क्या करेंगे, वो तो स्लोप है खुद ही ले आएगा उसमें, तो रियल एफर्ट किस में, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास एंड्योरेंस पावर ज़्यादा है, वो जब पता चलेगी जब एनर्जी खुद की लगानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसको अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, वो स्लो स्टेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इस केस में जो भी इसका स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था और वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ x + y, अगर 3 कॉम्पोनेंट है तो z, तो उसकी वैल्यू क्या आई होगी बच्चों, 2 आई होगी, इसीलिए दिस इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से, आपको लास्ट वीडियो में पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अभी आपको ये पता चला मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि स्लो स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लास्ट में अगर बच्चों मैं कंक्लूज़न लिखना चाहूँ किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है बच्चों। ऑर्डर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शन। ठीक है, इट कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शन, और इंटीजर तो हो ही सकता है। ठीक है, दैट मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑर्डर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 0, फ्रैक्शन और इंटीजर हो सकती है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं, तो मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू नहीं, हमें पता है कि मतलब जितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ आपस में कोलाइड करेंगे रिएक्शन को होने के लिए, उतनी ही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। तो 0 होने के चांसेस है क्या, जब 0 मॉलिक्यूल्स एटम टकराएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे पास है ही नहीं कुछ। हाफ मॉलिक्यूल हाफ एटम का कोई मतलब नहीं होता। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा बच्चों नॉन ज़ीरो होती है, नॉन ज़ीरो होगा आपका, एंड इंटीजर होगा, एंड इंटीजर होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए वैलिड है। मतलब आप अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो एलिमेंट्री रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाल सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाल सकते हो। जस्ट दैट कि कॉम्प्लेक्स में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो बच्चों क्या होगा, आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलैरिटी की, इसको नोट कर लेना पॉज करके, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सेंस बनाती है, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। रीज़न बीइंग कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मेरे को पता है कि एक साथ तो वो कभी भी सारे एक साथ स्पीसीज टकराते हैं नहीं, उसके एक साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स में वो रिएक्शन होता है। तो अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन का सीक्वेंस चेन बोल सकते हो। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आप बता सकते हो कि 2 टकराई 3 टकराए और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है कि 3 है, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज़ नो सच मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए 3 से ज़्यादा की बात करोगे कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ टकराने वाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू 0 लगभग 0 होती है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो एक एक करके छोटे छोटे रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड लास्ट चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्लोएस्ट स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है
कि स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किसी भी अगर केमिकल काइनेटिक्स का कोई रिएक्शन देख रहे हो, आपको ऑर्डर बोला गया है, आंख बंद करके आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है ऑर्डर। स्टिल अगर आपको पता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है देन तो आप फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते रिएक्शन को देख के कि इसमें स्लो स्टेप क्या होने वाला है। तो दैट इज़ ऑल्सो कि हमें बस पता होना चाहिए कि इसका जो भी ऑर्डर आएगा दैट विल बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये पता करके कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, किस तरीके से मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से एलिमेंट्री एंड बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सेंस बनाता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्यों सेंस नहीं बनाता आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।